जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए। सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात 1895 में बीजी तिलक स्वराज विधेयक में की गई और नेहरू रिपोर्ट में 1928 में की गई। जो मूल संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान संशोधन करके 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। शुरू करते हैं वीडियो। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। जो अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को विधि से संरक्षण, जो मूल अधिकार हैं उनका विधि से संरक्षण, कानून से संरक्षण। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 20 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है। जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 है, उसमें राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है। संघ की विधायिका व कार्यपालिका, जो केंद्र है उसकी जो विधायिका है और कार्यपालिका शामिल है। राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका, राज्यों की जो विधायिका है और कार्यपालिका ये राज्य की परिभाषा में शामिल है। अन्य प्राधिकारी, जो अन्य प्राधिकारी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य निधि से पोषित संस्थान, स्थानीय निकाय, ये अन्य प्राधिकारी में शामिल आते हैं। जो राज्य की परिभाषा है उसमें संघ की विधायिका और कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, अन्य प्राधिकारी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य निधि से पोषित संस्थान और स्थानीय निकाय, ये सभी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 संविधान की पूर्व विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। जो संविधान की पूर्व विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, जो राज्य द्वारा बनाया गया मूल जो कानून है मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। संविधान के पश्चात कानून बनाए। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 इसमें विधि को परिभाषित किया गया है, यानी जो कानून है इसमें इसको परिभाषित किया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, उपविधि, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि परंपरा, इसमें विधि को शामिल किया गया है, जिसमें संसद, राज्य
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, उपविधि, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि परंपरा आदि इसमें शामिल है। 13 क्लॉज 4 यह 24वें जो संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 है यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, ग्रहण का सिद्धांत। संविधान पूर्व की कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी, लेकिन कालांतर में संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करती है। जो संविधान पूर्व की जो कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वो असंगति की सीमा तक शून्य होगी, लेकिन कालांतर में संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करती है तथा इसमें वह असंगति समाप्त हो जाती है तो संविधान पूर्व की विधि पुनर्जीवित हो जाएगी। पृथक्करण का सिद्धांत, जो पृथक्करण का सिद्धांत है, यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगत की सीमा तक शून्य होती है, अर्थात पूरी विधि शून्य नहीं होगी, बल्कि विधि के वे भाग जो मूल अधिकारों से असंगत है वे ही शून्य होंगे, विधि का शेष भाग लागू रहेगा। समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है, मूल अधिकारों में सबसे पहले जो राइट्स आते हैं, अधिकार आता है, समता का अधिकार, इक्वलिटी राइट्स, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेख है। अनुच्छेद 14, इसके तहत विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण है। जो अनुच्छेद 14 है इसमें विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण है। जो विधि के समक्ष समता ने कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण है। विधि के शासन से तात्पर्य यानी कानून के शासन से तात्पर्य है किसी भी देश की शासन व्यवस्था कुछ निश्चित आदर्शों, सिद्धांतों, कानूनों व नियमों से संचालित होती है। जो किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उन शासन व्यवस्था कुछ निश्चित आदर्शों, सिद्धांतों, कानूनों, नियमों से संचालित होती है, अर्थात संविधान से संचालित होती है। इसे संवैधानिक सरकार कहते हैं, जो कि एक सीमित सरकार होती है, क्योंकि सरकार स्वयं सिद्धांतों व कानूनों में बंधी होती है। जो सरकार है स्वयं सिद्धांतों, कानूनों में बंधी होती है। विधि का शासन अराजकता, मत्स्य न्याय, जंगल राज तथा तानाशाही का विलोम है। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो कानून के शासन की स्थापना करता है। विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समानता, यह विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करता है, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, अर्थात किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। जो विधि के समक्ष समता है, जो विधि के समक्ष समता है, यह अवधारणा तो ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण यह अवधारणा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। विधि के समान संरक्षण, यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। जो यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है, इसके तहत विधि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है, विधि युक्तिसंगत भेदभाव कर सकती है। अवधारणा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है इसको। विधि के समक्ष समता के अपवाद, जो विधि के समक्ष कानून के समक्ष समता जो समानता है उसके कुछ अपवाद है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
यानी पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। वह पूछताछ नहीं की जा सकती। उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। वह पूछताछ नहीं की जा सकती। MP MLA MLC को विशेष अधिकार दिए गए हैं। MP MLA MLC को विशेष अधिकार दिए गए हैं। गरीबों के कल्याण के लिए राज्य अनेक योजनाएं बनाता है। गरीबों के कल्याण के लिए राज्य अनेक योजनाएं बनाता है। विदेशी शासक, राजनेता, कूटनीति तथा राजदूतों को भारतीय कानून से संरक्षण दिया गया है। जो विदेशी शासक है, राजनेता है, कूटनीतिज्ञ तथा राजदूतों को भारतीय कानून से संरक्षण दिया गया है। यूएनओ और उसकी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को भी भारतीय विधि से संरक्षण दिया गया है। जो यूएनओ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और उसकी एजेंसियों को काम करने वाले लोगों को भी भारतीय विधि से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध है। जो अनुच्छेद 15 है, कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध है, यानी भेदभाव पर निरोध। राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 संस्थाओं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, तालाब, मंदिर आदि में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बना सकता है। जो राज्य में महिलाएं एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना बना सकता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बना सकता है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना बना सकता है। 5वां है, शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखा जा सकता है। जो अनुच्छेद 15 है, उसमें शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखा जा सकता है। ईवीएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है। जो ईवीएस है, ईडब्ल्यूएस, ईवीएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजना बनाई जा सकती है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजना बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 16, जो अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता को दर्शाता है। जो अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल 16 है, वो लोक नियोजन में अवसर की समानता को दर्शाता है। राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। जो राज्य है, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लोक नियोजन में नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, वंशानुगत व निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा। तो लोक नियोजन में नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, वंशानुगत व निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा। संसद में पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है। जो संसद में पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। पदोन्नति में आरक्षण, जो पदोन्नति है
उसमें जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। क्लॉज 4A में। क्लॉज 4B में बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण है। जो बैकलॉग सीटें होती है उनको भरने में 50% से अधिक सीटें आरक्षण है। धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। जो धार्मिक संस्था है उनमें उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 में दिया गया। AWS जो आर्थिक रूप से विषय कमज़ोर है, इसके अंतर्गत 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। इंदिरा साहनी केस 1992। जो इंदिरा साहनी केस 1992 हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। जो आरक्षण की सीमा है वह 50% से अधिक नहीं हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने OBC में क्रीमीलेयर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीमीलेयर वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय ने OBC में क्रीमीलेयर की अवधारणा दी, अर्थात जो क्रीमीलेयर है क्रिमिनल वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नोट 2022 में उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन में मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि 50% की सीमा का अनम्य नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यताओं को समाप्त करेगा। जो राज्य है वह सभी प्रकार की अस्पृश्यताओं को समाप्त करेगा। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। यह जनता के विरुद्ध दिया गया अधिकार है। जो यह है वो जनता के विरुद्ध दिया गया अधिकार है। संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जो संविधान है उसमें अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। राज्य व शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। जो भारतीय नागरिक है 18 क्लॉज 2 में भारतीय जो नागरिक है अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। 18 क्लॉज 3 विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 18(4) सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में सम्मान, परिलब्धि व पद प्राप्त नहीं कर सकता। बालाजी राघवन केस 1996। जो बालाजी राघवन केस है 1996, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं है वरन सम्मान है। जो बालाजी राघवन केस 1996, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां नहीं हैं वरन सम्मान है। अंत में ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम के पहले या बाद में ना करे, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना पड़ेगा। अनुच्छेद 19। जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ राइट्स। 14 से 22। 19A सब क्लॉज ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
19(1) के एम है प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता है, फ़ोन टेप के विरुद्ध अधिकार है, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, हड़ताल नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर सकते हैं, बंद के विरुद्ध अधिकार है, सम्मेलन शांतिपूर्ण और बिना सशस्त्र करने का अधिकार है, जो सम्मेलन है वह शांतिपूर्ण और बिना सशस्त्र करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, जो संघ है वो बनाने का अधिकार है, उसे नियमित रूप से संचालित रखने का अधिकार है, जो संघ है वो बनाने का अधिकार है और उसे नियमित रूप से संचालित रखने का अधिकार है, सभा संघ सहकारी समितियां, कंपनी, एनजीओ, राजनीतिक दल, क्लब, अबाध विचरण करने का अधिकार, जो अबाध विचरण है उन्हें करने का अधिकार है, आवास का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया, आजीविका का अधिकार 19 क्लॉज 2, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं, यानी विचार और अभिव्यक्ति जो बोलने की स्वतंत्रता है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, भारत की संप्रभुता व अखंडता को अगर खतरा है तो इसमें जो विचार और व्यक्ति की अधिकार है उसको खत्म किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है, राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशी राज्यों के साथ मित्रत्व संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, नैतिकता, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन। 19 क्लॉज 3 में सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था धारा 144 सीआरपीसी, धारा 141 आईपीसी में लोक व्यवस्था। 19 क्लॉज 4 में संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं, क्लॉज 1 भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता। 19(5) अबाध संचरण व निवास की स्वतंत्रता की सीमाएं, जनसाधारण के हित में, जनजातीय लोगों के हित में। बम्बई हाई कोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्तियों के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय वेश्याओं व आतन अपराधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसमें वेश्याओं व आतन अपराधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 19 क्लॉज 6 में आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं, जनसाधारण के हित में पेशेवृत्ति नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है, लाइसेंस की अनिवार्यता रखी जा सकती है, योग्यता निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद 19 में राज्य के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, यह केवल नागरिकों के लिए है, कंपनी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 क्लॉज 1 किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था, अर्थात आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, यानी जो किसी भी व्यक्ति है उसे उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था, अर्थात आपराधिक कानून या भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। नागरिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। 20 क्लॉज 2 एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कोई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एक अपराध किया है तो उसे एक व्यक्ति को एक बार ही सज़ा मिल सकती है, 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने 2020 में अपराध किया है और उस कानून के तहत 2020 के तहत उसे 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, और 2025 में जैसे 2021 में नियम संशोधन हो जाता है कि उस अपराध के लिए 3 वर्ष की सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन उस अपराधी को उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया था। विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 स्वयं अभिशंसन नहीं है,
स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराधी है या कोई भी व्यक्ति है जो अदालत में स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं होता। जो सिविल मामले हैं उनमें यह अधिकार मान्य नहीं होता। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जो किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक गोपालनवाद 1950, जो एक गोपालनवाद 1950 है, इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की है, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य है कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और जापान से, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ब्रिटेन और जापान से ली गई है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। जो विधायिका है समीक्षा नहीं कर सकती। जो न्यायपालिका में विधायिका है वो समीक्षा नहीं कर सकती, जबकि न्यायपालिका में कार्यपालिका है समीक्षा कर सकती है। न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की भी संकीर्ण व्याख्या की थी तथा माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है जीवित रहना तथा बंधन नहीं बनाया जाना, अर्थात किसी को भी जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेनका गांधीवाद 1978, जो मेनका गांधीवाद है वो 1978 का है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय में को उलट दिया तथा अनुच्छेद 21 को व्यापक अर्थ में लिया। न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि के सम्यक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रक्रिया द्वारा लिया जाना चाहिए, जिसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। अर्थात यदि कानून अनुचित, अन्यायपूर्ण, अतार्किक हो तथा यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका किसी कानून के अक्षरांश पालन के लिए बाध्य नहीं है। जो न्यायपालिका है वह किसी कानून के अक्षरांश पालन के लिए बाध्य नहीं है। न्यायपालिका जो कार्यपालिका है वह समीक्षा कर सकती है, विधायिका समीक्षा कर सकती है। इसी तरह से जो न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या की है। न्यायालय ने माना कि केवल जीवित रहना या श्वास लेना जीवन नहीं है। जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय है, भारत का जो कोर्ट है, उन्होंने माना कि जो जीवन रहना या श्वास लेना जीवन नहीं है, पशुवत जीवन जीने को जीवन नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने माना कि केवल जीवित रहना या श्वास लेना जीवन नहीं है। न्यायालय ने माना केवल जीवित रहना या श्वास लेना जीवन नहीं है। पशुवत जीवन जीने की जो जीवन नहीं कहा जा सकता, जो पशुवत जीवन है उसे जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा से युक्त जीवन, संपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण, मूल्यवान, अर्थवान जीवन होना चाहिए। तो जीवन का अर्थ है मानवीय गरिमा से युक्त जीवन, संपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण, मूल्यवान, अर्थवान जीवन होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित शामिल हो। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। जो मानवीय प्रतिष्ठा है उसके साथ जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योग के विरुद्ध सुरक्षा। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की कम उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार,
त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश की अपील का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, बार कैडेट्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण के से मुक्ति का अधिकार, विद्युत का अधिकार। अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। जो यह अनुच्छेद है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। पूर्व में यह अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था। जो पूर्व में यह अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 2009 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जो राइट टू एजुकेशन है अधिनियम 2009 में पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसमें प्रावधान था कि सभी निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है, जिनके शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध के समय संरक्षण। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए। जो गिरफ्तारी है उसके समय में व्यक्ति को 3 अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। 2 प्रकार के लोगों को उपयुक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। शत्रु देश के नागरिकों को निवारण निरोध के तहत विरुद्ध किए गए व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत विरुद्ध किए गए व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए हैं। उसे अधिकतम 3 माह के लिए विरुद्ध किया जा सकता है। निवृत्त व्यक्ति को गिरफ्तार के कारण बताया जाना चाहिए। हालांकि जनहित के कारण बताने से इनका किया जा सकता है। निवृत्त व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरोध करने की अवधि को 3 माह से कम 2 माह कर दिया गया है, किंतु अभी इसे लागू नहीं किया गया है। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों निरोधक कानून बना सकते हैं। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों निरोधक कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में केवल संसद निवारक निरोधक कानून बना सकती है। रक्षा, विदेशी मामले, देश की सुरक्षा। जो रक्षा, विदेशी मामले, देश की सुरक्षा, निम्नलिखित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। निवारक निरोध कानून के उदाहरण। जो निवारक निरोध कानूनों के उदाहरण हैं, निवारक निरोध अधिनियम 1950 1969 में समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम NISA 1971 में से 1978 में समाप्त हुआ। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980। आतंकवादी एवं विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985।
1995 में समाप्त। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम आतंकवाद निवारण अधिनियम 2004 में निरस्त, 2002 में बना, 2004 में निरस्त किया। अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद निम्न को प्रतिषेध करता है: तस्करी, मनुष्य, पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त। बी, बदवा मजदूरी, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। सी, बेगार बिना परिश्रम के कार्य करवाना। इस अनुच्छेद की व्याख्या में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति और देवदासी व्यवस्था को भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि राज्य में जनहित में किसी प्रकार की अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे सैनिक सेवा या अन्य कोई सामाजिक सेवा। राज्य उसका वेतन देने लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राज्य इसी सेवा लागू करने में धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए कानून भी लागू किए गए हैं। अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956, बदवा मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों व खदानों में नियोजित करने का निषेध। बाल एवं किशोर श्रम निषेध व विनियम अधिनियम 2016 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में रोजगार से प्रतिषेध करता है, लेकिन यह घरेलू व्यवसाय हेतु रोक नहीं लगाता। यह अधिनियम किशोरों 14 से 18 वर्ष की आयु के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। उल्लंघन किए जाने पर कारावास 6 माह से 2 वर्ष और जुर्माना 20,000 से 50,000 या दोनों। अपराध को दोहराने पर 1 वर्ष या 3 वर्ष का कारावास है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की व धर्म का आचरण करने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सीमाएं, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, स्वास्थ्य व अन्य मूल अधिकार। समय समय पर अनुच्छेद 25 के अनुपालना को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सबरीमाला विवाद अनुच्छेद 25 वर्सेज अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 17, ट्रिपल तलाक अनुच्छेद 25 वर्सेज अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21, हिजाब विवाद, जो हिजाब विवाद है, लाउड स्पीकर से अजान, जलीकट्ट विवाद, संथारा प्रथा, दिवाली पर पटाखे जलाना। उपरोक्त विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1954 में सिरू मठ केस में धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत अपनाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्न धर्म को अनिवार्य अंग नहीं माना: इस्लाम में दाढ़ी रखना, दिवाली पर पटाखे जलाना, इस्लाम में 3 तलाक, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश निषेध है। लेकिन सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म का अनिवार्य अंग है। नोट: हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। जो हिंदू शब्द है उसमें सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक उद्देश्य के साथ संस्था या ट्रस्ट की स्थापना या पोषण किया जा सकता है। अपने धर्म विषयक मामलों का प्रबंधन करना, जगम्य और स्थावर संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, स्वयं अधिग्रहण, इस संपत्ति की विधि के तहत प्रशासन करना। अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 26 समुदाय के सामूहिक धार्मिक अधिकारों की बात करता है। सीमाएं, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 27 राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगा सकता, शुल्क लगाया जा सकता है। यानी जो राज्य है वो कोई धार्मिक कर नहीं लगा सकता, शुल्क लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य द्वारा पोषित है
उनमें किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह राज्य द्वारा पोषित है, उनमें किसी प्रकार की धार्मिक निर्देश या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे संस्थान में जो राज्य द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं, लेकिन स्थापना किसी धार्मिक उद्देश्य के साथ किसी ट्रस्ट द्वारा की गई, वे धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। निजी संस्थान और राज्य द्वारा आंशिक वित्त पोषित संस्था किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अवयस्क है तो अभिभावकों को स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 29 व 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 यह अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए दिए गए, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का वर्णन मिलता है। केंद्र सरकार ने 1992 में एक कानून पारित किया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इसके तहत 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन। 2014 के अनुसार इसके तहत 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम व जैन को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा यह एक वैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। नागरिकों का कोई एक अनुभाग जिसकी स्वयं की भाषा, लिपि व संस्कृति है, उनको संरक्षण करने का अधिकार होगा। ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, नागरिकों को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा व संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन स्वयं देख सकते हैं। यदि सरकार अनुच्छेद 30 है, यदि सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। 44वां संविधान संशोधन। 30B सरकार जब वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन से इसको भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, अतः यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 31A जनहित में राज्य द्वारा किसी की भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है तथा इसके लिए कितनी भी क्षतिपूर्ति का निवारण कर सकता है। क्षतिपूर्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31B यदि किसी एक्ट को 9वीं अनुसूची में रखा दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31C इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 39B व अनुच्छेद 39C के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है, इस अधिनियम के अनुच्छेद 14, 19, 21 का यदि उल्लंघन होता है तो इस आधार पर अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जा सकता है तो न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है। यह सरकार के विरुद्ध तथा निजी व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश सरकार पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है। यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। निम्न को विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती: राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति की संस्था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी की विवेकाधीन शक्ति हो तो सरकारी सुविधा पर दिए गए कार्य। प्रतिषेध यह रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा निरंतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि निरंतर न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय करती है। ये रिट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये रिट कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। उत्प्रेषण यह रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा
निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध की जा सकती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय किसी केस को स्वयं लेता है तथा इसकी सुनवाई करता है। यह रिट निम्नतर न्यायालयों के द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद भी जारी की जा सकती है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण, इसके तहत उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को किसी भी काम करने से रोकता है। जो उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट है जो उसके निम्न स्तर के न्यायालय को किसी भी काम को करने से रोकता है। प्रतिषेध उत्प्रेषण में इसके तहत उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय से कार्य को लेकर स्वयं करता है। ये रीट तभी जारी की जा सकती है जब निम्नतर न्यायालय केस की सुनवाई कर रहा हो। यह सुनवाई के दौरान भी जारी की जा सकती है तथा सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है। यह रीट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जबकि यह रीट न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रतिषेध और परमादेश, यह रीट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह रीट सक्रिय को निष्क्रिय करती है। यह रीट निष्क्रिय को सक्रिय करती है। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रशासनिक और राजनीतिक पद पर नियुक्त होता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है तो यह रीट नियुक्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मंत्री जी के निजी स्टाफ के विरुद्ध यह रीट जारी नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है वो इस रीट के लिए न्यायालय में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। उच्चतम न्यायालय में रीट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि अनुच्छेद 22 एक मूल अधिकार है। जो अनुच्छेद 22 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा कहा है। उच्च न्यायालय में रीट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल अधिकारों का हनन होने पर ही रीट जारी कर सकता है, यह अन्य मामलों में रीट जारी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट मूल अधिकारों का हनन होने पर भी रीट जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त तुलना से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 33 संसद, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस, खुफिया एजेंसी व अन्य के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 34, जो अनुच्छेद 34 है, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू हो उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 35, मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल संसद को है। संविधान में जिन मूल अधिकारों को में कटौती का प्रावधान है संसद केवल उन्हीं में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 16, 32, 33 व 34। अनुच्छेद 35 है 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे। स्थायी निवासी ही जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे अनुच्छेद 35A के तहत जो 1954 के में राष्ट्रपति आदेश द्वारा जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान, स्थायी निवासी ही जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। स्थायी निवासी राज्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा स्थायी निवासी राज्य सरकार की छात्र योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। 2019 में इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया गया। वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे अनुच्छेद 15, 16, 19, अनुच्छेद 29 व 30 जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो ये अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों में संशोधन। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार कम होते हैं। अनुच्छेद 378 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद में पहला संविधान संशोधन तथा इसके तहत अनुच्छेद 31 है व 31 भी जोड़े गए जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ 1951 इससे पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद 368 के तहत किए संविधान पर लागू नहीं होता, अर्थात संसद सामान्य विधि से मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, लेकिन संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय में की पुष्टि की तथा यह माना कि संसद सामान्य विधि से मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, लेकिन संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 अतः अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू, अर्थात संसद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी सीमित नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इस निर्णय को भूतकाल से लागू नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात पहले मूल अधिकारों में जो संशोधन किए गए हैं वो यथावत रहेंगे, लेकिन संसद भविष्य में संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 इसके द्वारा अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 आर्टिकल 368 क्लॉज 3 संविधान में जोड़े गए हैं। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख दिया गया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में केवल सामान्य विधि पर लागू होगा। यह 368 के द्वारा संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। इसमें जोड़ा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 25वां संविधान संशोधन 1971 संविधान के अनुच्छेद 31 क्लॉज C जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B व 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है और इस अधिनियम के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो इस आधार पर अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संविधान संशोधन राजाओं के परिवेश समाप्त किए गए हैं। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 उच्चतम न्यायालय में 24वें व 75वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस हेतु 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसमें 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया। न्यायालय ने 24वें तथा 25वें संविधान संशोधन वैधानिक ठहराया, अर्थात यह माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन द्वारा संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। न्यायालय ने माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित या समाप्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त वाद में न्यायालय ने सर्वप्रथम मूल ढांचे की अवधारणा दी थी। इसके साथ ही न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग में असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की बुनियादी ढांचा है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया है।
अब उसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है तथा इस विधि से अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आधार पर यह विधि असंवैधानिक नहीं होगी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में दिए गए विस्तार को चुनौती दी गई कि न्यायालय में इस विस्तार को अवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप में पुनः स्थापित किया। न्यायालय के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। इसी समय न्यायालय में माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं हैं, दोनों के उद्देश्य समान हैं, मानव कल्याण अंतर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बावजूद यदि दोनों में से कोई विरोधाभास होता है तो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में से मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है, केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा दी। न्यायालय के अनुसार संसद के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकती है, वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है तथा इन्हें कम भी कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अर्थात संविधान की मूलभूत विशेषताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय के अनुसार संविधान की बुनियादी ढांचा कोई तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक अवधारणा है जिनकी न्यायालय के समय समय पर व्याख्या करता रहेगा तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या में बदलाव हो सकता है। न्यायालय ने निम्न विशेषताओं को संविधान का बुनियादी ढांचा घोषित किया है। संविधान की सर्वोच्चतम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शक्ति की गरिमा व व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट की अधिकारिता, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, शक्ति पृथक्करण, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, न्यायालय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांत। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।